नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज श्रीवास्तव ट्रेडोज आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, ट्रेडोज आईएएस यूपी पीसीएस 2022 को लेकर एक प्रोग्राम लेकर आ रहा था, जिसमें कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण थोड़ा सा लेट हो गया। अब हमारे पास केवल 40 दिन का समय बचा हुआ है। अब इस 40 दिन में हम लोग तेजी से उस प्रोग्राम को संभालने की कोशिश करेंगे और ज्यादा समय न गवाते हुए हम आते हैं सीधे सीधे। जैसा आपको पता है, मैं इतिहास पे चर्चा करूंगा, तो इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम सीधे सीधे इतिहास के प्रश्नों पर आते हैं। हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न है, भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए हेनरी हुंडास, बी अलेक्जेंडर रीड, सी डेविड रिकार्डो, डी एल्फिंस्टन। इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों अलेक्जेंडर रीड। हुआ क्या था, अलेक्जेंडर रीड ने 1792 ईस्वी में इसे स्टार्ट किया था, जिसे आगे चलकर मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया था। इस व्यवस्था को किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से लागू किया गया था। यह ब्रिटिश भारत के 51% हिस्से में लागू था। ध्यान रखिएगा, यह ब्रिटिश भारत के 51% हिस्से पर लागू था और यह मद्रास, बंबई, असम और कुर्ग जैसे क्षेत्रों में लागू किया गया था। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? अगला क्वेश्चन है, 1890 ईस्वी में प्रारंभ होने वाले इंडियन सोशल रिफॉर्मर जर्नल का संपादक कौन था? यह तो लिनियर क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं इसमें। इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों के एन नटराजन। हुआ क्या था, के एन नटराजन ने इसे 1890 ईस्वी में द हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर के सहयोग से इसे स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा, आजकल यूपी पीसीएस इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन पे हम लोग ज्यादा चर्चा भी करेंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा से सन्यासी और फकीर विद्रोह का लक्षण है? कौन से लक्षण हैं सन्यासी विद्रोह या फकीर विद्रोह के? पहला दिया हुआ है, यह विद्रोह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सन्यासियों और फकीरों के समूह के बीच हुई झड़पों की श्रृंखला को निर्दिष्ट करता है। यह ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अगला है, इस विद्रोह का कारण तीर्थ यात्राओं के मार्ग पर सन्यासियों के अबाध आवागमन पर प्रतिबंध लगाना था। यह भी ऑप्शन सही है। अगला है, 1773 में इस विद्रोह के दौरान वारेन हेस्टिंग्स ने एक उद्घोषणा करके सभी सन्यासियों को बंगाल और बिहार से निष्कासित कर दिया। यह भी ऑप्शन सही है। यह असहयोग आंदोलन के समकालीन है। असहयोग आंदोलन मेरे दोस्त शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में, जब गांधी आए थे उस समय। और जो सन्यासी विद्रोह है, इसका टाइम है 1770 से 1820। 1770 से 1820, यानी कि ऑप्शन 4 हटाइए और 1, 2, 3 देखिए किस कूट में है। 1, 2, 3 ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में। इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों सी। ध्यान रखिएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेड डिस्प्यूट अधिनियम 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। पहला दिया हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक विवादों की जांच और इन विवादों के निपटारे के लिए समाधान प्रस्तुत करना था। ठीक है। अगला है, इस अधिनियम ने हड़ताल या लॉकआउट को अवैध बना दिया। यह भी ठीक है। यह तो आपको पता है मेरे दोस्तों, ट्रेड डिस्प्यूट बिल जिसकी पर जिस समय चर्चा चल रही थी, उसी समय भगत सिंह ने कोर्ट में बम फेंका था अंग्रेजों को जगाने के लिए। ध्यान रखिएगा, किसी जान माल को नुकसान करने के लिए नहीं, बल्कि उनको जगाने के लिए वो बम फेंका गया था। और इसमें किया क्या गया था, इसका प्रावधान क्या था ट्रेड डिस्प्यूट बिल का, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यह बिल पता है 1929 में पारित किया गया था और यह बिल मजदूरों के हितों के खिलाफ था। इसका मुख्य उद्देश्य
व्यापारिक विवादों की जांच और इन विवादों के निपटारे के लिए पूछताछ न्यायालय और समाधान बोर्ड की स्थापना करना था। ध्यान रखिएगा, पूछताछ न्यायालय और समाधान बोर्ड की स्थापना करना था, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आगे है, इस अधिनियम में सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं में बिना किसी नोटिस के, ध्यान रखिएगा, बिना किसी नोटिस के स्ट्राइक या लॉकआउट को अवैध बना दिया गया था। यानी दोनों ऑप्शन अगर आपके सही है तो दोनों खोजिए कहां पर है। दोनों यहां पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो आपका सही आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन सी। आगे चलते हैं हम लोग, तेजी से बढ़ेंगे मेरे दोस्तों क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। किस कारण से 26 अक्टूबर 1947 भारतीय इतिहास की एक प्रमुख तिथि है? वो लीनियर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व से, ये वो भी राम मनोहर लोहिया को लेकर। ध्यान रखिएगा, आजकल समाजवाद थोड़ा चर्चे में है, तो राम मनोहर लोहिया से हो सकता है क्वेश्चन पूछ भी दें। पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं ये। राम मनोहर लोहिया का मानना था कि रचनात्मक कार्य के बिना सत्याग्रह क्रियारहित वाक्य जैसा है। सत्याग्रह पता है, इसका प्रयोग तो सबसे पहले गांधी ने किया था और उसी को चर्चा कर रहे हैं ये, और बोल रहे हैं बिना रचनात्मक कार्य के। तो सत्याग्रह जो था, गांधी ने भी रचनात्मक कार्य पर बल दिया था। आपको पता है, अपने हाथ से बने सूत से बने वस्त्रों को वो पहनते थे। इसके अलावा अन्य कुटीर उद्योगों पर भी ध्यान देते थे। यानी ये ऑप्शन तो इनका एकदम सही है। अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला है, उन्होंने महात्मा गांधी के सामाजिक आर्थिक सिद्धांत पर संकेंद्रित करते हुए अपना पीएचडी शोध प्रबंध साल्ट सत्याग्रह, ध्यान रखिएगा, साल्ट सत्याग्रह पर अपना पीएचडी शोध इन्होंने दिया था। यह भी सही है, साल्ट सत्याग्रह पर। अगला है, उन्होंने पहचाना कि भारत की प्रगति में जाति वर्ग से कहीं अधिक विशाल बाधा थी। यह तो आज भी है, जाति आज भी कहीं ना कहीं बाधा है भारत की प्रगति में, ये आपको पता ही है। और एक चीज ध्यान देंगे कि समय समय पर एक तो जातिगत विवाद भी होते रहते हैं और कुछ राजनीतिक दल इसका फायदा भी उठाते रहते हैं। तो इसका ये भी ऑप्शन सही है। 1, 2, 3 खोजिए। 1, 2, 3 किस में है? ए में नहीं है, बी में केवल 2 और 3 दिया है, ये भी नहीं है, सी में केवल 1 और 3 दिया है, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों, 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ द्वारा अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसको प्रदान की गई? अवशिष्ट शक्तियां, ये तो वर्तमान में भी है, वर्तमान संविधान में भी, लेकिन ये 1935 के अधिनियम की बात कर रहा है। आपको पता होगा वर्तमान संविधान में भी, चाहे 1935 के संविधान में भी तीन सूचियां स्थापित की गई थी या बनाई गई थी। 3 सूचियां, कौन कौन सी 3 सूचियां थी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और पता है मेरे दोस्तों, 1935 का संविधान जब आया उस समय तक प्रांतीय विधानमंडल में भी भारतीय शामिल हो चुके थे और केंद्रीय विधानमंडल में भी ये शामिल हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज नहीं चाहेंगे कि भारतीयों को अवशिष्ट शक्तियां दी जाए, तो ऐसे में वो अवशिष्ट शक्तियां अपने पास रखने की कोशिश करेंगे। और इसी क्रम में इन्होंने अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास रखी। इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों सी, गवर्नर जनरल। और वर्तमान में किसके पास है? ये तो पता ही होगा, संघ के पास है। वर्तमान में राष्ट्रपति के पास नहीं है, संघ के पास है, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 1857 के विद्रोह से संबंधित है, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है। चलते हैं, चर्चा करते हैं इस पे। ये दिया हुआ क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं बढ़िया से। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ध्यान रखें, सही नहीं है।
ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आइए पढ़ते हैं। ये दिया है, इस विद्रोह का हर शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे जी जान से समर्थन किया गया। ऑप्शन ए, हर शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे जी जान से सहयोग किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध लोग उनकी ब्रिटिश शासन के प्रति व्याप्त घृणा के कारण एकजुट हुए। ये तो ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि चाहे वो नाना साहब हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे बहादुर शाह जफर हो, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं थी और वो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर ही ब्रिटिश समाज से घृणा करते थे और उसी को लेकर वो एक साथ एकजुट हुए थे। तो ये ऑप्शन तो सही है। अगले पे चलते हैं। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेकों द्वारा माना गया। ये भी ऑप्शन सही है मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको पता है नाना साहब हिंदू हैं, रानी लक्ष्मीबाई हिंदू हैं, उधर लखनऊ की मल्लिका मुसलमान है, बहादुर शाह जफर मुसलमान है और सभी ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह बनाने के लिए इस विद्रोह को किया था। यानी हिंदू मुस्लिम एकता तो दिख रही है, यानी ये भी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। यह विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। यह भी ऑप्शन एकदम सही है, दक्षिण भारत में नहीं फैला था। हो सकता है आपके क्वेश्चन में दे दे मद्रास प्रेसिडेंसी में नहीं फैला था, तो वहां पे भी बात वही बनेगी, मद्रास प्रेसिडेंसी या मद्रास कोई भी दे दे, तो वहां पे भी इसका आंसर यही बनेगा। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन ए पे। ऑप्शन ए जो है, हर शिक्षित अभिजन द्वारा भारतीय द्वारा पूरे जी जान से समर्थन किया गया, ये ऑप्शन मेरे दोस्तों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उस समय जो शिक्षित भारतीय थे वो ये मान रहे थे कि जो भारत की सामाजिक स्थिति है इसमें आधुनिकता आने में समय लगेगा और आधुनिकता अंग्रेजों के माध्यम से ही आएगा। हालांकि आगे चलकर उनकी इस दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और वो नए नए संगठनों की स्थापना करने लगे। इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई और राष्ट्रीय आंदोलन आगे की तरफ बढ़ा। फिलहाल इसमें तो इन्होंने योगदान नहीं दिया था। यानी इसमें ए को हटा दीजिए, बाकी इन चारों सही है। इसका सही आंसर ए है, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? पहला पढ़ते हैं। उन्होंने चंदा साहिब तथा मुजफ्फर जंग जैसे कमजोर भारतीय पक्षों की तरफदारी की। अगला है, डुप्ले को निर्णायक समय पर वापस बुला लिया गया। सी है, उन्होंने भारतीय शक्तियों के खिलाफ षड्यंत्र किए। डी है, उनकी व्यापारिक कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी। मेरे दोस्तों ये ऑप्शन तो चारों सही लग रहे हैं। ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में सबसे सटीक ऑप्शन की खोज करेंगे। सबसे सटीक ऑप्शन आपके सामने क्या बनेगा? सबसे सटीक ऑप्शन अगर देखें तो इसका सबसे सटीक ऑप्शन बनेगा डी, क्योंकि आपको पता है फ्रांसीसी कंपनी जो थी एक सरकारी कंपनी थी और उसका जो निर्णय लिया जाता था वो फ्रांस से लिया जाता था और अंग्रेजी कंपनी जो थी वो निजी कंपनी थी, वो यहीं पर निर्णय ले लेते थे और तात्कालिक निर्णय लेते थे। तो आपको पता है तात्कालिक निर्णय भारी पड़ेगा दूर से आने वाले निर्णय पर। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रिटिश शासन के दौरान नारी वाहिनियों या महिला ब्रिगेडों का गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये तो लीनियर है, सबके सब जनजातीय विद्रोह है, ये तो पता है आपको। चाहे रंपा हो, चाहे संथाल हो, एका हो, तेभागा हो। नहीं, रंपा जनजाति है, संथाल जनजाति है, एका तो किसानों का आंदोलन था, तेभागा भी किसानों का आंदोलन था। ऐसी स्थिति में हम आंसर खोजते हैं। कौन सा इसका आंसर है? इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों डी। हुआ क्या था, 1946 ईस्वी में यह बंगाल में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसमें किसान खेतीदारों से अपनी उपज का 1/3 भाग मांग रहे थे, इसलिए इसको तेभागा बोला जाता है। यह आंदोलन या कहें इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी एक नवीन स्तर पर विस्तारित हुई थी और
इसमें उन्होंने नारी वाहिनियों का गठन किया था और औपनिवेशिक पुलिस का विरोध भी किया था। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सबसे पहले तो बता दिया आपको, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1928 ईस्वी में की थी। ये तो पता ही होगा, राम मोहन राय ने 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, सती प्रथा का विरोध किया था, ये भी पता है आपको। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं, क्वेश्चन पहले बढ़िया से पढ़ लें हम लोग। ब्रह्म समाज के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहां पे ध्यान रखें, सही नहीं है। तो खोजते हैं हम लोग कौन सा सही नहीं है। इसने मूर्ति पूजा की निंदा की, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, इसने कर्म सिद्धांत और आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश का समर्थन किया। अगर कर्म सिद्धांत का अगर ये समर्थन करेंगे तो आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश का समर्थन कैसे करेंगे मेरे दोस्त? नहीं करेंगे। देहावरण का ये समर्थन नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन बी अभी तक तो गलत लग रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं, फिर इसका सही आंसर निकालेंगे हम। अगला है, इसने एकेश्वरवाद का समर्थन किया, बिल्कुल सही है। अगला है, इसने विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया, यह भी बिल्कुल सही है। यानी आपके पास जो सही आंसर बन के आया वो बी है, इसने कर्म सिद्धांत और आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश का समर्थन किया था। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है असहयोग आंदोलन से संबंधित। आपको पता है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। कब? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ठीक है मेरे दोस्तों, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने इसे प्रारंभ किया था। तो अब आते हैं हम लोग, क्या क्या पूछ रहा है, कौन से सही है कौन से सही नहीं है। तो कर्नाटक के किसानों की सार्थक भागीदारी इसकी विशिष्टता रही। कर्नाटक के में इसका इतना ज्यादा प्रभाव था नहीं, यानी पहला तो ये गलत। दूसरे पे चलते हैं, मद्रास और महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण निम्न जातियों की भागीदारी इसकी विशिष्टता रही, ये ऑप्शन तो सही है। अगले पे चलते हैं, असम, बंगाल और मद्रास जैसे स्थानों में श्रमिक असंतोष की कमी के रूप में इसे चिन्हित किया गया, ये भी ऑप्शन सही है। अगला है, 1922 में झकझोर देने वाली चौरी चौरा की घटना का इस आंदोलन पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके बाद गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को अत्यंत सूक्ष्म पैमाने पर जारी रखने का निर्णय किया गया, यह भी ऑप्शन सही है मेरे दोस्तों। आपको पता है 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई, उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, सूक्ष्म पैमाने पर इसे जारी करने का निर्णय भी था। आपको पता है चौरी चौरी घटना कब हुई है? चौरी चौरा की घटना हुई है 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को, और असहयोग आंदोलन वापस लिया गया 12 फरवरी 1922 को। यह ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी 1922 और 12 फरवरी 1922, ये दोनों को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? कौन कौन से कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण? पढ़ते हैं हम लोग। पहला है, उत्तराधिकार के लिए बार बार होने वाली लड़ाइयां। ये तो पता है हुमायूं के समय से ही उत्तराधिकार के लिए लड़ाइयां चल रही थी। अकबर ने तो खैर नहीं लड़ा था, लेकिन हुमायूं ने लड़ा था, इधर शाहजहां ने भी लड़ा था, औरंगजेब ने भी लड़ा था, और उत्तर मुगल काल में तो इसकी अधिकता बहुत ज्यादा हो गई थी, यानी ऑप्शन सी 1 तो ये एकदम सही है। अगले पे चलते हैं, न कोई सैन्य सुधार और न कोई नई प्रौद्योगिकी, ये भी ऑप्शन मेरे दोस्तों सही है, क्योंकि जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद जो नए मुगल शासक हुए वो कोई सैन्य सुधार नहीं कर सके। और आपको पता है
नए जमाने के साथ अगर न चलें तो और नई नई प्रौद्योगिकियों को न लाएं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। न तो कोई नई न तो कोई नई सैन्य सुधार की गई और न ही कोई नई प्रौद्योगिकी लाई गई। ये भी ऑप्शन एकदम सही है। अगला है अंदरूनी विद्रोह एवं विदेशी हमले, ये भी एकदम सही है। आपको पता है इसी समय अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमले हुए, यानी ये तीनों सही है। तीनों को खोजिए, तीनों कहां पे हैं? तीनों ए में तो नहीं है, ए में केवल एक दिया है, बी में केवल एक और तीन दिया हुआ है, सी में दो और तीन दिया है, डी में एक दो और तीन दिया हुआ है। यानी इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी, एक दो और तीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारे सामने, वो क्या बोलता है? सिख शासन व्यवस्था में मिस्ल, ध्यान रखिएगा मिस्ल शब्द से तात्पर्य क्या है? वो लीनियर क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों नातेदारी संबंधों पर आधारित इकाइयां। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसकी। हुआ क्या था, बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख बिखर से गए थे और अपनी अलग अलग इकाई बनाए हुए थे, जातीय आधार पर या कहें अपने अपने वंश के आधार पर। उसी में से आपको पता है एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए, सिख शासक रणजीत सिंह। नाम तो सुना होगा आपने रणजीत सिंह का। इनको ध्यान रखिएगा, ये सुकरचकिया मिस्र के थे। पूछ सकता है कि रणजीत सिंह किस मिस्र के थे? तो ये सुकरचकिया मिस्र के थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हमारे सामने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी आंदोलनों की विफलता के कारण क्या थे? चलिए पढ़ते हैं क्या कारण थे, क्या क्या कारण यहां पे दिए हैं। तो पहला कारण दिया हुआ है आदिवासी आंदोलन मुख्यतः हिंसक प्रकृति के थे। ये तो पता ही है आपको कि लगभग जितने हो, चाहे वो संथाल हो, चाहे नगा हो, चाहे रंपा हो, सभी के सभी हिंसक प्रकृति के थे। यानी ऑप्शन ए तो सही है। दूसरा, यह स्थानीय मुद्दों पर आधारित थे, बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि ये जितने भी जनजातीय विद्रोह हैं वो कुछ बाहरी लोग उनके क्षेत्र में गए हुए थे, उनका शोषण कर रहे थे, तो उनको ये लग रहा था कि यही लोग हमारी समस्या का मूल कारण है। उनको ये एहसास नहीं हो पा रहा था कि असल में हमारी समस्या का मूल कारण तो अंग्रेज है। तो वो इस समस्या से अभी कह सकते हैं पूरी तरीके से परिचित नहीं थे। यानी ये ऑप्शन ए दूसरा ऑप्शन तो सही है। तीसरा, वास्तविक समस्या की समझ का अभाव था, ये तो बता ही दिया। यानी तीनों सही है। तीनों खोजते हैं हम लोग, तीनों किस में दिया हुआ है? तीनों केवल एक तो है नहीं। तीनों सही है, तीनों खोजते हैं, तीनों किस में? तीनों ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने के क्या कारण थे? बंगाल विभाजन को रद्द करने के कारण क्या थे? ऐसे तो रद्द करेंगे नहीं। देखते हैं क्या क्या कारण ये दिए हुए हैं। पहला है भारत में ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं की मांग में कमी के कारण ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। ये एकदम सही है मेरे दोस्तों। होता क्या है, आपको पता है कि ब्रिटिश जो आए थे यहां पर व्यापार करने के लिए आए थे और ब्रिटिशों में सरकार तो थी नहीं, निजी कंपनियां ही आई हुई थी। और निजी कंपनियों को जब नुकसान होगा तो सरकार के ऊपर दबाव डालेंगी। तो ऐसे में वो कंपनियों ने सरकार पर दबाव डाला कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। पहले तो आपको बता दें कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया। हुआ क्या था, 1911 ईस्वी में द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ था। द्वितीय दिल्ली
दिल्ली दरबार, जिसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी आई हुई थी। उन्होंने ही ये बंगाल विभाजन को रद्द किया था। और क्यों किया था ये तो मैंने पहले कारण पता ही दिया। दूसरे कारण पे आते हैं, बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद में वृद्धि, ये भी एकदम सही है मेरे दोस्तों। आपको पता है 1907 में जो स्वामी विवेकानंद है, उनके भाई बारिंद्र घोष ने अनुशीलन समिति का गठन किया था। उधर अमेरिका में गदर पार्टी की भी स्थापना हो चुकी थी और ऐसी स्थिति में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो रही थी। तो ऑप्शन बी भी, दूसरा भी एकदम सही है। तीसरे पे चलते हैं, बंगाल में संप्रदायवादी मानसिकता के प्रसार को रोकने के लिए, ये ध्यान दें, संप्रदायवादी मानसिकता के प्रसार को रोकने के लिए ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, अंग्रेज कभी नहीं चाहेंगे कि संप्रदायवादी मानसिकता रुके, क्योंकि उनकी तो नीति थी फूट डालो और राज करो की। तो ऐसे में वो संप्रदायवाद को तो बढ़ाना चाहेंगे, यानी तीसरा ऑप्शन हटा दीजिए। तीसरा ऑप्शन अगर आप हटाते हैं तो आपके सामने बचता है 1 और 2। खोजिए 1 और 2 कहां पर है। ए में तो नहीं है, ए में केवल 1 दिया है, बी में है केवल 1 और 2। इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों 1 और 2। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रयुक्त सर्वोदय शब्द किस लेखक की रचना से प्रभावित है। यह तो ऑनलाइन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जॉन रस्किन की पुस्तक से संभावित है। एक थोड़ा सा जान लीजिए, सर्वोदय का एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है सार्वभौमिक उत्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नागपुर अधिवेशन जो 1920 ईस्वी में हुआ था, और इसी अधिवेशन में आपको पता है असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया गया था। पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या दिया रहा। नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से किन कारणों से कांग्रेस पूरी तरीके से राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी। पूरी तरीके से, ऐसा तो था नहीं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई ये तो पता ही है आपको, 1985 ईस्वी में। क्या इससे पहले की राजनीतिक पार्टी नहीं थी? उससे पहले भी थी। एक्चुअली हुआ तो क्या था, 1920 में जब गांधी आ चुके थे यहाँ पर और कांग्रेस के सदस्य बन चुके थे, तो उन्होंने कांग्रेस का विस्तार किया, बहुत ज्यादा विस्तार कर दिया। ठीक है, वो उससे संबंधित है, कांग्रेस के विस्तार से संबंधित है ये क्वेश्चन। कैसे विस्तार किया उन्होंने, तो कांग्रेस के में अगला ऑप्शन पढ़ते हम लोग। पहला ऑप्शन दिया हुआ, कांग्रेस की संगठनात्मक संरचना निर्धारित की गई। एकदम सही है, कांग्रेस के संगठन में परिवर्तन किया गया। कैसे? कई सारे संगठन बनाए गए इसके, केंद्र से लेकर तालुका स्तर तक। केंद्रीय स्तर पर बनाया गया, फिर प्रांतीय स्तर पर बनाया गया, फिर जिला स्तर पर बनाया गया, फिर तालुका स्तर पर बनाया गया। मतलब ऊपर से नीचे तक कह सकते हैं कि इस संस्था का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। ये तो पता ही होगा केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण क्या होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए तो सही है। अगला है, 4 आना सदस्यता शुल्क निर्धारित किया गया था। होता क्या था मेरे दोस्तों, कांग्रेस की सदस्यता के लिए कुछ न कुछ शुल्क देना पड़ता था, और इस 1920 से पहले, नागपुर अधिवेशन से पहले जो सदस्यता शुल्क था वो थोड़ा ज्यादा था। ऐसे में उच्च वर्ग के लोग ही उस सदस्यता शुल्क को दे पाते थे, तो ये कुछ लोग की ही संस्था बनकर रह गई थी। तो गांधी ने इसमें एक परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया कि 4 आना सदस्यता शुल्क को 4 आना निर्धारित किया। 4 आना निर्धारित करने से क्या हुआ, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसकी सदस्यता ले सकता है। आपको पता होगा बहुत सारे उपन्यासों में मिलता है, खासकर अगर पढ़ेंगे आप महिला अंचल, जो ईश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है, उसमें इसकी बड़ी अच्छी चर्चा है। 54 सदस्य, यानी ये भी ऑप्शन एकदम सही है। अगला है, कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज शब्द दिया हुआ है, ये ऑप्शन मेरे दोस्त गलत है।
कैसे गलत है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में घोषित किया गया था। लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता आपको पता है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, एक चीज छूट रहा है इसमें, नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये तो पता होना चाहिए आपको, नहीं पता है तो बता दे रहा हूं मैं। इसकी अध्यक्षता की थी वीर राघवाचार्य ने, वीर राघवाचार्य, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग कूट पे। तीसरा तो गलत हो गया है, अब चलते हैं एक और दो को खोजते हैं। एक और दो हमारे पास है कहां पे, किस कूट में है? ये तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, एक और दो। इसका सही आंसर हो जाएगा एक और दो। ठीक है, आगे चलते हैं। राजगोपालाचारी फार्मूला की मुख्य विशेषताएं क्या थी? राजगोपालाचारी, आपको पता है कौन थे राजगोपालाचारी? कांग्रेस के सदस्य थे और जब स्वतंत्रता मिली तो भारत के प्रथम भारतीय वायसराय या क्या भारत के अंतिम वायसराय भी बने हुए थे। और राजगोपालाचारी फार्मूला जो आया ये 1944 ईस्वी में आया था, 1944 ईस्वी में। क्यों आया था, चलते हैं इस पे चर्चा करते हैं हम लोग, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, मुस्लिम लीग को आजादी की मांग में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। मुस्लिम लीग को आजादी की मांग में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, बिल्कुल सही है क्या दोस्त? चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य संगठन हो, सबका एकमात्र उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्र हो जाए, यही सबकी मांग थी। लेकिन सबके मार्ग अलग अलग थे। ऐसे में राजगोपालाचारी ने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी बोला जाता है उन्हें, एक फार्मूला पेश किया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो दूरियां बढ़ती जा रही थी उन दूरियों को कम करने के लिए, और उसी में यह भी बताया उन्होंने कि मुस्लिम लीग को आजादी के मांग में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। एकदम सही ऑप्शन है। अगला, इसमें जनमत संग्रह का प्रावधान था। हुआ क्या था मेरे दोस्तों, राजगोपालाचारी फार्मूला में यह बोला गया था कि अगर जब भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है तो जनता के बीच एक जनमत संग्रह करवाया जाएगा, और जनमत संग्रह में यदि जनता विभाजन के पक्ष में निर्णय लेती है तो उस स्थिति में रक्षा, विदेश संबंध, संचार के संयुक्त अभ्यास के लिए समझौता किया जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 भी सही है, तीसरा भी सही है। अब खोजते हैं 1, 2 और 3 कहां पर है। अब देखिए कहां पे 1, 2, 3। ए में तो नहीं है, ए में केवल 1 दिया है, बी में केवल 2, सी में केवल 3, यानी ए बी सी हटा दीजिए, डी में केवल 3 दिया हुआ है, 1, 2, 3 तीनों दिया है, यानी इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के इतिहास में रियासतों के प्रति घेरे की नीति का संबंध है। घेरे की नीति पता होना चाहिए, घेरे की नीति कब से कब तक चली? 1773 से 1813 तक ये घेरे की नीति चली है। इसमें करते क्या थे अंग्रेज, थोड़ा जान लीजिए इसको। जैसे मान लीजिए कुल मिलाकर इनको तो धीरे धीरे करके पूरे भारत पर कब्जा करना था, और एक साथ में पूरे भारत पर कब्जा नहीं कर सकते थे, तो ये अलग अलग राज्यों पर कब्जा करते थे, और इसमें ये एक नीति अपनाए हुए थे, घेरे की नीति। इसमें करते क्या थे, जैसे मान लीजिए राज्य ए है, ए राज्य के चारों तरफ एक घेरा बना देंगे, राज्य बी से समझौता करेंगे, सी से समझौता करेंगे, डी से समझौता कर लेंगे, ई से समझौता कर लेंगे, और इस तरीके से ए को घेर लेंगे। ए को घेरेंगे तो ए भी मजबूर हो जाएगा उनसे समझौता करने के लिए, और नहीं समझौता करेगा तो उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन। ऑप्शन ए दिया हुआ है,
ब्रिटिशों ने मौजूदा क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत किया। ऑप्शन तो यही सही लग रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशों ने मौजूदा क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए मित्र राज्यों में अपनी सेना रखी। मौजूदा क्षेत्र की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पे मौजूदा क्षेत्र की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पे दूसरे राज्य उनको घेरने की बात हो रही है, यानी ये तो गलत होगा। अगला चलते हैं। इसके अंतर्गत रियासतों को अधीनस्थ घोषित कर सहायक संधि की गई। सहायक संधि, सहायक संधि कुछ और नहीं है मेरे दोस्तों, सही मायने में घेरे की नीति का ही एक अंग था। ठीक है, तो इसको अलग से देखते हैं। अगला है उपरोक्त में से कोई नहीं। नहीं, ऐसा तो है नहीं, एक तो सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ब्रिटिशों ने मौजूदा क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूत किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन होम चार्ज को स्पष्ट करता है। होम चार्ज बड़ी चर्चा में रहा है। कांग्रेस जब से स्थापित हुई 1885 में, जब से स्थापित हुई कांग्रेस, तब से इसका विरोध करती आई। ये तो आपको पता होगा, हर एक किताब में मिलता है। ये था क्या, ये पढ़ते हम लोग। यह भारत सचिव के कार्यालय का खर्च था। ऑप्शन ए ही सही है इसका। अगला भी पढ़ लेते हैं। बी दिया हुआ शहरी क्षेत्र के गृह कर और ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कर नहीं। सी है भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निर्धारित निवेश राशि नहीं। अगला है तैयार उत्पाद को भारत से इंग्लैंड ले जाने का शुल्क नहीं। यानी इसका सही आंसर ए है, यह भारत सचिव के कार्यालय का खर्च था। होता क्या है मेरे दोस्त, भारत सचिव का जो कार्यालय था वो था तो इंग्लैंड में, लेकिन उसका जो खर्चा उठाया जाता था वो भारत के राजस्व से उठाया जाता था, जबकि वास्तव में होना क्या चाहिए था कि उसका खर्चा इंग्लैंड के राजस्व से वसूला जाए। और इसी की मांग हमेशा भारत के आंदोलनकारी करते रहे। यानी इसका सही आंसर ए है, ये ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी समूहों के बीच का पूरा विवाद किस मुद्दे को लेकर था। विवाद किसके बीच, सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी समूह। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ कब था, ये ध्यान रखिएगा। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुआ था, इसको ध्यान रखा है आप। ठीक है, हुआ क्या था इसमें कि गांधी नहीं चाह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो। फिलहाल उनके विरोध में ये खड़े हुए, लेकिन गांधी ने अपना भी एक उम्मीदवार खड़ा किया, पट्टाभी सीतारमैया को। पट्टाभी सीतारमैया नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, उसको इन्होंने खड़ा किया। फिलहाल सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया। जब हराया उसके बाद जब ये अध्यक्ष, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, तो कांग्रेस कार्य समिति में उसके सदस्यों को चुने जाने को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। जो दक्षिणपंथी बोले तो गांधी के समर्थक, वो चाहते थे कुछ अन्य सदस्यों को निर्धारित किया जाए, जबकि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, वो चाहते थे हमारे कुछ सदस्य शामिल हो। इसी को लेकर विवाद इसमें चलता रहता था और ये विवाद थम नहीं रहा था। इसी वजह से आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया था। इसका सही आंसर खोजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सदस्यों की दोहरी सदस्यता, कोई नहीं। दोहरी सदस्यता का मतलब यहाँ पे है कांग्रेस समाजवादी पार्टी से भी है, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। दूसरा दिया हुआ है बी है देशी रियासतों के प्रतिनिधि, नहीं, ये भी नहीं है। अगला है कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति का गठन, ऑप्शन सी इसका सही है, अभी चर्चा कर ही चुका हूं। और एक चीज और आपको पता होना चाहिए, जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया तो उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, कांग्रेस के अध्यक्ष उसके बाद बने थे राजेंद्र प्रसाद। ये ध्यान में रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद उसके बाद अध्यक्ष बने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कराची अधिवेशन ध्यान रखिएगा,
इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये तो पता होगा आपको, नहीं पता है तो ये ध्यान रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब विचार करते हैं क्या है। पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज, पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया या परिभाषित किया गया। ये तो पहले भी एक क्वेश्चन में चर्चा कर चुका हूं, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। यानी पहला ऑप्शन हटाइए, दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, जिसमें मौलिक अधिकारों के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार शामिल था। मौलिक अधिकार शामिल किया गया था, ये एकदम सही है। अगले पे चलते हैं। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें किसानों और श्रमिकों को यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया, यह भी सही है। यानी एक को हटाइए, 2 और 3 खोजिए कहां पर है। ए में नहीं है, ए में केवल 1 2 दिया है, बी में नहीं है, केवल 1 और 3 दिया। सी 2 और 3, इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों सी, केवल 2 और 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो 1932 ईस्वी में आया था के प्रावधान में से एक था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय का प्रावधान क्या था? सबसे पहले तो लाया किसने था यह सांप्रदायिक अधिनिर्णय? ये तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये ध्यान रखिएगा। और पता है इसी के बाद, इस असांप्रदायिक अधिनिर्णय के बाद ही गांधी आमरण अनशन पर चले गए थे, और बाद में गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिससे गांधी अपना अनशन तोड़े। तो आइए अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। अनुसूचित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, ये ऑप्शन एकदम सही है। बी पे चलते हैं, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, ये तो आपको पता है 1909 के अधिनियम से लाया गया था। अगला है यूरोपीय और सिखों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, ये भी आपको पता है, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, 1919 में आया था। अगला है पृथक निर्वाचक मंडल 10 वर्षों तक वैध रहेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, अनुसूचित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सर्वप्रथम निम्न में से किसकी स्थापना की गई? सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1934 में की गई, जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया के द्वारा, ये तो पता है आपको। अगला है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1920 में रूस के ताशकंद में एम.एन. राय, मानवेंद्रनाथ राय के द्वारा किया गया। अगला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में है, जिसका नाम बदलकर अरुण जेटली कर दिया गया, फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया। किसने किया था? तो भगत सिंह ने। ठीक है, अगला है ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। 1927 में इसकी स्थापना मणिलाल कोठारी, जी.आर. अभ्यंकर और इंदुलाल याग्निक ने किया था, ये तो पता है आपको। तो अब खोज बताइए, सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 तो नहीं है, 1920 दिख रहा है सबसे पहले, यानी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पहले स्थापित हुई। इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ी लंबा स्टेटमेंट दिया हुआ है,
फिलहाल देखते हैं क्या क्या है स्टेटमेंट। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रहियों के परिवारों को रखने के लिए तथा उन्हें जीने का एक मकसद देने के लिए गांधी जी ने जर्मन आर्किटेक्ट मित्र कॉलिन बॉक की सहायता से एक केंद्र स्थापित किया था, जो कि बाद में गांधीवादी आश्रमों के लिए पूर्ववर्ती बना। निम्नलिखित में से किस केंद्र ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किस केंद्र ने? ये तो वो लीनियर है, बस लंबा सा क्वेश्चन दे दिया है फंसाने के लिए, ताकि आपको टाइम लगा पढ़ने में, ऐसा कुछ है नहीं। इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों टॉलस्टॉय थॉट। इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। पता है आपको टॉलस्टॉय थे कौन? तो ये रूस के लेखक थे, ये भी पता है आपको, और गांधी के फेवरेट थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मुकदमे से संबंधित है। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र, ये पता होना चाहिए आपको, ये कम्युनिस्टों से संबंधित है। चाहे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र हो, चाहे मेरठ षड्यंत्र हो, ये सब कम्युनिस्टों से संबंधित है। कम्युनिस्ट और अंग्रेज ये मान रहे थे कि कम्युनिस्ट जो हैं वो भारत में एक विद्रोह करने वाले हैं। इसके आधार पर वो उनके ऊपर कई तरीके के मुकदमे चलाए। तो देखते हैं इसमें कौन कौन शामिल था। एम एन राय शामिल थे, नलिनी गुप्ता भी शामिल थी, शौकत उस्मान भी शामिल थे, सिंगारवेलु चेट्टियार भी शामिल थे, गुलाब हुसैन भी शामिल थे। पांचों सही खोजते हैं हम लोग, सही देखते हैं पांचों किस में है। ए में केवल दिया 1 2 3, बी में 1 2 4, सी में 1 2 5, ए बी सी तो नहीं होगा, 1 2 3 4 5 डी में है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत के इतिहास में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति के निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ की गई? किसके द्वारा? ओनली लीनियर है, कुछ है नहीं इसमें। पहला पढ़ते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1800, ये ज्यादा लिख दिया है, इसको हटा दीजिए, 1861 कर दीजिए, 1861। अगला है 1870 का मेयो का प्रस्ताव, अगला 1882 का रिपन का प्रस्ताव, अगला 1908 के विकेंद्रीकरण आयोग की रिपोर्ट। इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों 1870 का मेयो का प्रस्ताव। ये तो आपको पता होगा कि विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण होता क्या है। केंद्रीयकरण में होता क्या है मेरे दोस्तों, कि जो पूंजी होती है वो कुछ लोगों को उनके हाथ में इकट्ठी होती चली जाती है, और निचले वर्ग के पास वो पूंजी की कमी होती चली जाती है। जबकि विकेंद्रीकरण में जस्ट उल्टा होता है। ऐसा नहीं है कि उच्च वर्ग जो है वो कमजोर होगा, उच्च वर्ग रहेगा ही, लेकिन निम्न वर्ग के पास भी पैसे आते रहेंगे, पूंजी आती रहेगी। ये विकेंद्रीकरण है, और ये प्रस्ताव लाया गया था 1870 में मेयो के द्वारा। इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन को एक ऐतिहासिक अधिवेशन माना जाता। 1938 का हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, इसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। पता है आपको, सुभाष चंद्र बोस। और ये भी पता है आपको, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शंस को, क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है इसको। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई, ये ऑप्शन तो सही है।
अगला भी देख लेते हैं। रियासतों के आंदोलनों का कांग्रेस से समर्थन मिला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगला देखते हैं। कांग्रेस ने पार्टी के लक्ष्य के रूप में विकास के समाजवादी स्वरूप को अपनाया नहीं, ऐसा नहीं, ये तो पता है बाद में अपनाया गया था स्वतंत्रता के बाद 1956 में। ठीक है। अगला है, कांग्रेस के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराया नहीं, ये तो आपको पता है 1939 में हराया था त्रिपुरी अधिवेशन में। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी आपके पास ऑप्शन ए बच रहा है। ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, ब्रिटिशों द्वारा भारत में रेलवे व्यवस्था की शुरुआत के उद्देश्य थे। रेलवे व्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या है बताइए। पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है, भारत के विभिन्न हिस्सों में कच्चा माल इकट्ठा करने और तैयार माल बेचने के लिए। बात एकदम सही है। ये कर क्या रहे थे, क्यों रेलवे की स्थापना की। आपको पता है कि अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी और यहाँ के विनिर्मित माल बहुत बिकते थे और उसी से प्रभावित होकर यूरोपियंस भारत आए थे। लेकिन यहाँ पर जब आए तो भारत निरंतर गरीब होता चला गया। और उनके रीजन क्या था आपको पता है, ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ और उस औद्योगिकरण में उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल की जरूरत थी। तो वो कच्चा माल को प्राप्त करने का एक केंद्र भारत को पाए। फिर वहां पे जो ब्रिटेन में के उद्योगों में माल तैयार हो रहा है उसे बेचने के लिए मार्केट चाहिए, तो मार्केट भी भारत मिला। और आपको पता है आज भी भारत बहुत बड़ा मार्केट है, यानी ऑप्शन ए तो सही है। पहला तो सही है। दूसरा चलते हैं, भारत और प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए, ये भी सही है। आपको पता है कि रेलवे के द्वारा सेना को बहुत तीव्र गति से कहीं भी पहुंचाई जा सकती है या सैन्य अधिकारियों को भी कहीं भी पहुंचाया जा सकता है, यानी ये दोनों ऑप्शन सही है। तो दोनों खोजिए कहां पर है। ऑप्शन ए दिया केवल एक नहीं, ऑप्शन बी केवल दो नहीं, सी केवल एक और दो, केवल हटा दीजिए, केवल नहीं हो जाएगा, दोनों कर दीजिए, एक और दो दोनों। इसका सही आंसर है एक और दो दोनों, यानी इसका सही आंसर सी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, जो भारत सचिव थे 1917 में, भारत सचिव मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1917 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं, एक एक कथन पर विचार करेंगे हम लोग। इस घोषणा पत्र में भारत में एक उत्तरदायी सरकार का प्रावधान था। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। हुआ क्या था, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र में यह बोला गया था कि तत्काल में स्वशासी संस्थाओं की स्थापना का प्रयास किया जाएगा और इन्हीं स्वशासी संस्थाओं के माध्यम से उत्तरदायी सरकार की तरफ अग्रसर हुआ जाएगा, यानी ये तो ऑप्शन गलत है। अगला चलते हैं। यह घोषणा केंद्र में सरकार के गठन के लिए तत्काल चुनाव करवाने की आवश्यकता के लिए की गई थी। बिल्कुल सही है। पता है इसी मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया, जिसको 1919 का अधिनियम भी बोलते हैं, और 1921 में चुनाव हुए थे, ये तो आपको पता है, यानी दूसरा तो सही है। अगला, इसका उद्देश्य प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को बढ़ावा देना था। आंदोलनकारी इसी की मांग कर रहे थे तो इसमें थोड़ा स्वीकार किया गया, यानी तीसरा भी सही है। तो एक को हटा दीजिए, दो और तीन देखिए कहां पर है, दो और तीन। ऑप्शन ए में केवल एक और दो, ये तो गलत है। बी की एक और तीन, ये भी गलत है। सी दो और तीन, इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों सी, दो और तीन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल से संबंधित है। लॉर्ड वेलेस्ली लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित घटनाएं हुई। कौन कौन सी घटनाएं हुई
सहायक संधि प्रणाली, ये तो पता है आपको, सहायक संधि प्रणाली इसे यही लेकर आया था। कब लेकर आया था? 1798 में, ये भी पता है। सबसे पहले हैदराबाद के साथ सहायक संधि की गई, उसके बाद मैसूर के साथ की गई थी, फिर तंजौर के साथ की गई थी, ये तो पता है। अगला चलते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1799 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली का थोड़ा समय देखते हैं हम लोग। लॉर्ड वेलेस्ली का जो समय है वो 1798 से 1805 तक रहता है यहां पर। तो ये घटना तो हो गई, दूसरी घटना भी हो गई, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मेरे दोस्तों, वो 1775 से 82 के समय हुआ था। और इस समय वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर था, यानी इसको तो हटा दीजिए। वास्तव में इसके मामले लॉर्ड वेलेस्ली के समय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कब हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध? 1803 से 1805 के समय। 1803 से 1805। देखिए यही कंफ्यूजन है, हुआ था द्वितीय और दे दिया यहां पर प्रथम, तो तीसरा तो हटा दीजिए और कहीं आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 1 और 2 खोजते हैं हम लोग, कहां पर है? ए में केवल 1 दिया हुआ है, नहीं है। बी में 1 और 2 दिया है। इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों बी, 1 और 2, यानी सहायक संधि प्रणाली और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा सहजानंद सरस्वती, बिल्कुल सही है। 1936 ईस्वी में स्थापित किया था, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस। आपको पता है जब कांग्रेस से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 ईस्वी में, यानी ये भी ऑप्शन सही है। अगला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पीसी जोशी, ये भी ऑप्शन मेरे दोस्त सही है, क्योंकि पीसी जोशी 1935 से लेकर 1947 ईस्वी तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव रहे थे, महासचिव रहे थे बोले तो, यानी तीनों सही हैं। तो 1, 2, 3 खोजिए कहां पर है। ए में 1 और 3 गलत है, बी में 1 और 2 गलत है, सी में केवल 1, 2 गलत है, डी में 1, 2, 3, यानी इसका सही आंसर डी है, 1, 2 और 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नेताओं ने असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद विधान परिषदों में प्रवेश का समर्थन किया? हुआ क्या था मेरे दोस्तों, जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गांधी ने, तो उसके बाद कांग्रेस फिर से कह सकते हैं छोटे स्तर पर 2 गुटों में बट गया। कौन कौन से 2 गुट थे? एक परिवर्तनवादी और एक गैर परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी चाहते थे कि वो विधानमंडलों के चुनाव में भाग लें, जबकि गैर परिवर्तनवादी चाहते थे कि वो गांधी के मूल्यों को आगे बढ़ाएं और गांधी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। परिवर्तनवादी में अगर देखेंगे तो उसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल ये सब शामिल थे, जबकि गैर परिवर्तनवादी में वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग शामिल थे। अब यहां पर देखते हैं हम लोग कौन कौन विधान परिषदों में प्रवेश का समर्थन करेगा। तो परिवर्तनवादी कौन थे? परिवर्तनवादी, जो परिवर्तनवादी होंगे वो समर्थन करेंगे, तो इन तीनों का नाम मैंने आपको बता ही दिया। विठल भाई पटेल, आपको पता है 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा के ये पहले भारतीय अध्यक्ष बने। ये ध्यान रखिए, हो सकता है पूछता है केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो विठल भाई पटेल।
मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, तीनों की चर्चा मैं कर ही चुका हूं। तीनों खोजिए कहां पर है। सही आंसर देखते हैं हम लोग। ए 2 और 3 नहीं, ये तो गलत है। बी में 1 और 3 ये भी गलत है। सी में केवल 3 ये भी गलत है। डी 1 2 और 3, यानी इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों 1 2 और 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? वायकोम सत्याग्रह संबंधित है या अछूतों से संबंधित है, मंदिर में प्रवेश को लेकर। बढ़ते हैं। वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व टीके माधवन, केपी केशव मेनन ने किया। बिल्कुल सही है। अगला है, इस सत्याग्रह के अंतर्गत हिंदू मंदिरों में अछूतों के प्रवेश की मांग की गई। बिल्कुल सही है। ये वायकोम सत्याग्रह हुआ कहां था? त्रावणकोर में। त्रावणकोर है कहां पर? तो केरल में। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है, दोनों खोजिए कहां पर है। ए केवल 1 दिया है, गलत है। बी केवल 2 दिया है, गलत है। सी 1 और 2 दोनों दिया है। इसका सही आंसर होगा सी 1 और 2। ठीक है दोस्तों, आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं पर बंद करते हैं। नमस्कार। और अगर आपको हमारा वीडियो सही लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।